27 अक्टूबर 1962 इतिहास का एक ऐसा दिन था जिस दिन आधी दुनिया खत्म होने ही वाली थी। इन दिनों सोवियत यूनियन और यूएसए दोनों ही क्यूबा में हुए न्यूक्लियर मिसाइल क्राइसिस में एंगेज थे। लगातार हो रहे पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक टॉक्स के बावजूद दोनों पावर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही चला जा रहा था। वहीं दूसरी ओर क्यूबा में क्यूबन प्रीमियर फिडेल कैस्ट्रो भी अमेरिका के अगेंस्ट सोवियत के साथ खड़े थे और किसी भी मोमेंट यहां वॉर छिड़ सकती थी। इसी बीच क्यूबन रेडार अमेरिकी स्पाई प्लेन को डिटेक्ट करता है और सोवियत एंटी एयर मिसाइल्स के ग्राउंड कमांडर क्रेमलिन के ऑर्डर के अगेंस्ट जाकर U-2 स्पाई प्लेन को शॉट डाउन कर देते हैं, जिसके कारण प्लेन में बैठे अमेरिकन पायलट रुडोल्फ एंडरसन की मौत हो जाती है। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स एक्सकॉम एंड प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी मान लेते हैं कि ये ऑर्डर सोवियत यूनियन की तरफ से आया है और वो जंग की शुरुआत कर चुके हैं। पायलट की जान जाने से अमेरिका में तहलका मच जाता है। सोवियत के खिलाफ सीरियस मिलिट्री एक्शन लेने के लिए कैनेडी पर मीडिया एंड पब्लिक का प्रेशर बिल्डअप होने लगता है। वहीं दूसरी ओर इस घटना से अनजान सोवियत सबमरीन B-59 में एक बड़ी घटना घट रही होती है जो पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वॉर के करीब ले जाती है। ये ऐसा वक्त था जब इस सबमरीन के कमांडर को बस एक बटन दबाना था और बस कुछ ही क्षण में दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर में एंटर कर जाती। लेकिन इसके पहले कि ये सब होता, सोवियत सबमरीन के एक कमांडर वासिली आर्किपोव ने इसे रोक दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण यूएसएसआर अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक करने जा रहा था? आखिर क्यों सोवियत सबमरीन ने सारी तैयारियों के बावजूद अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक नहीं किया? ऐसा क्या किया था वासिली आर्किपोव ने जिसके कारण इतना बड़ा हादसा होते होते बच गया और आधी दुनिया को तबाह होने से बचा लिया? वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के साथ ही दुनिया ने चैन की सांस ली। कई बड़े एम्पायर्स टूट गए। कई देश जो अब तक यूरोपियन कॉलोनीज थी उन्हें आजादी मिलने लगी। कुछ बहुत ही भयानक चीजों से भी दुनिया का पहली बार वास्ता हुआ। दुनिया ने पहली बार परमाणु बम जैसा घातक हथियार देखा। लेकिन इन सब के बाद एक और चीज बदली जिसने लंबे समय तक पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस किया और इसका शिकार यूरोप से लेकर एशिया तक के कई छोटे बड़े देश बने। विश्व में 2 सुपर पावर्स का जन्म हुआ, एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर, और इनके साथ ही जन्म हुआ कोल्ड वॉर का। यह वॉर हथियारों से नहीं बल्कि वर्चस्व से लड़ा जा रहा था। दोनों ही देश दूसरे देशों को अपनी अपनी आइडियोलॉजीज, पॉलिटिक्स, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर से प्रभावित करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार बैठे थे। पूरी दुनिया हिरोशिमा एंड नागासाकी में न्यूक्लियर अटैक के खतरनाक साइड इफेक्ट और अमेरिका की पावर को देख चुका था। अमेरिकन पावर को चैलेंज करने वाला सिर्फ सोवियत यूनियन ही था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सोवियत यूनियन दुनिया की दूसरी कंट्री थी जिसने अगस्त 1949 को एटॉमिक बॉम्ब बना लिया था। इन्होंने कई पावरफुल न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग करके अमेरिका को बता दिया था कि हम जापान नहीं है जिसको आप बर्बाद कर दोगे और हम चुप करके बैठ जाएंगे। ये वो दौर था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर अपने पीक पर था। दोनों ही कंट्रीज हर वक्त एक दूसरे के खिलाफ अपने न्यूक्लियर वेपन को तैनात रखते थे, फिर चाहे हमला जमीन से करना हो, हवा से करना हो या समंदर से। दोनों ही सुपर पावर्स को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि अगर किसी एक ने भी न्यूक्लियर अटैक की पहल की तो दूसरा भी न्यूक्लियर अटैक से ही जवाब देगा और इसके नतीजे में होने वाली तबाही हिरोशिमा एंड नागासाकी से हजारों गुना भयानक होगी। इन दोनों सुपर पावर्स ने पूरी दुनिया को 2 गुटों में बांट दिया था। एक तरफ अमेरिका ने कैपिटलिज्म को बढ़ावा देना शुरू कर दिया तो वही सोवियत यूनियन ने कम्युनिज्म को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इन 2 आइडियोलॉजीज को फॉलो करने वाले लोग इवेंचुअली एक दूसरे के दुश्मन बन गए। पूरी दुनिया पर यूएसए और यूएसएसआर का बोलबाला बढ़ने लगा। ऐसी सिचुएशन में अमेरिका और सोवियत यूनियन भी एक दूसरे के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करने लगे। अपने इसी वर्चस्व को आगे बढ़ाते हुए और सोवियत यूनियन को अपनी ताकत के नीचे दबाने के लिए अमेरिका इटली और टर्की में जुपिटर न्यूक्लियर मिसाइल्स को इंस्टॉल कर देता है। ये दोनों ही कंट्री नेटो के मेंबर थे और सोवियत यूनियन के बॉर्डर से बहुत करीब भी थे। इस न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉयमेंट के कारण अमेरिका की पोजीशन काफी स्ट्रांग हो जाती है क्योंकि यहाँ से सोवियत यूनियन के वेस्टर्न पार्ट को अटैक करना आसान हो गया था। इसके जवाब में निकिता क्रुश्चेव अमेरिकन न्यूक्लियर मिसाइल्स डिप्लॉयमेंट्स को मैच करने और पावर सुपीरियोरिटी में यूएसएसआर को ऊपर रखने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
लेकिन उनका ये सपना 1959 में तब सच होता है जब अमेरिका से 90 मील्स दूर क्यूबा में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी फिडेल कैस्ट्रो पावर में आ जाते हैं। अपने ही पड़ोस में कम्युनिस्ट सरकार के बनने से अमेरिका को एक बड़ा झटका लगता है। दरअसल एक लंबे वक्त तक क्यूबा अमेरिका के हाथों की कठपुतली बना हुआ था, जहां कैपिटलिज्म का बोलबाला था, लेकिन जल्दी ही यहां की सूरत बदलने वाली थी। क्यूबा के डिक्टेटर फुलजेंसियो बटिस्टा को हटाकर 1959 में क्यूबा को अपना एक नया लीडर फिडेल कैस्ट्रो मिलता है, जो आगे चलकर राष्ट्रपति पद की कमान को संभालता है और नई सरकार बनाता है। फिडेल कैपिटलिज्म का पुरजोर विरोध करता है। इन्हें लगता है कि क्लासलेस सोसाइटी ही दुनिया में रहने के काबिल होती है। इनका कम्युनिज्म को लेकर झुकाव बहुत ज्यादा रहता है और इन्हें पूरा यकीन होता है कि कम्युनिज्म ही क्यूबा का फेट बदल सकता है। अपने यही सपने लिए फिडेल कैस्ट्रो क्यूबा में कम्युनिस्ट सरकार बनाते हैं और क्यूबा के ऊपर अमेरिकन इन्फ्लुएंस को कम करने की कोशिश में लग जाते हैं। क्यूबा में अमेरिकन प्रॉपर्टी सीज होने लगती है। फैक्ट्रीज, शुगर मिल से लेकर इंडस्ट्रीज, माइंस, सब कुछ नेशनलाइज होकर क्यूबन गवर्नमेंट के अंडर आ जाती है। अमेरिका का साथ छोड़कर फिडेल कैस्ट्रो सोवियत यूनियन का दामन थाम लेते हैं। एक ही विचारधारा को मानने वाले ये दोनों देश पक्के साथी बन जाते हैं। अब तक जो क्यूबा अमेरिका के लिए हॉलिडे डेस्टिनेशन से ज्यादा कुछ नहीं था और जिसकी इकोनॉमी की कमान अमेरिका के हाथ में थी, अब वही क्यूबा अमेरिका के हाथ से छूटता चला जाता है। क्यूबा का बदला हुआ ये रूप अमेरिका को जरा भी रास नहीं आता है। बटिस्टा की गवर्नमेंट में अमेरिका का काफी बोलबाला था। यहाँ की कठपुतली सरकार अमेरिका के इशारों पर चलती थी, लेकिन अब क्यूबा के हाथ से निकल जाने से अमेरिका ऑलरेडी काफी पिस्ड ऑफ हो जाता है। ऊपर से क्यूबा की सोवियत यूनियन से बढ़ती नजदीकियां यूएसए को और अधिक सताने लगती हैं। इसके बाद 1960 में अमेरिकी प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर क्यूबन सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए क्यूबन रेफ्यूजीज को CIA के अंडर ट्रेन करने के प्लान को भी अप्रूवल दे देते हैं। साथ ही वह क्यूबा के ऊपर एम्बार्गो लगाकर कई बंदिशें थोप देते हैं और यूएस में सभी क्यूबन ओन्ड एसेट्स को फ्रीज कर लिया जाता है। 1961 आते आते यूएस क्यूबा से अपनी एम्बेसी को क्लोज कर देता है। क्यूबन गवर्नमेंट से डिप्लोमेटिक रिलेशंस कट ऑफ कर लेता है और फिडेल कैस्ट्रो की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करने से मना कर देता है। इन सब के बावजूद फिडेल कैपिटलिज्म के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखता है और अमेरिका के सामने नहीं झुकता। अब अमेरिका फिडेल कैस्ट्रो से इतना चिढ़ जाता है कि CIA फिडेल को मारने के लिए कई असैसिनेशन अटेम्प्ट करता है। इन सब से भी जब अमेरिका का काम नहीं बनता तो 1961 में वो बे ऑफ पिग्स अटैक के लिए तैयार हो जाते हैं। 1961 में जॉन F कैनेडी को अमेरिका का 35th प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। इनके सत्ता में आते ही CIA से ट्रेंड 1400 क्यूबन एग्जाइल्स क्यूबा पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अमेरिका के प्लान के तहत इनका काम फिडेल कैस्ट्रो की सरकार को गिराने का होता है, जिसके लिए ये क्यूबा के साउथ वेस्टर्न कोस्ट यानी बे ऑफ पिग्स पर लैंड करते हैं। लेकिन वहां मौजूद लोकल फिशरमैन इन्हें पहचान लेते हैं। इससे क्यूबन मिलिट्री अलर्ट हो जाती है और रेबल्स पर अटैक कर देती है। रेबल्स को हारता देखकर अमेरिका अपने नाम को बचाने के लिए और प्लान से अपने नाम को टॉप सीक्रेट रखने के लिए इस इन्वेजन से बैकआउट कर जाता है। अमेरिका का ये फेल्ड इन्वेजन उसके लिए एक बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी फेलियर बन जाता है। क्यूबा की इस जीत से फिडेल कैस्ट्रो नेशनल हीरो बन जाते हैं। दोनों देशों के बीच की दुश्मनी और बढ़ जाती है और क्यूबा को सोवियत यूनियन के और करीब धकेल देता है। सोवियत यूनियन इस मौके को नहीं चूकता है। क्यूबा ऑलरेडी कम्युनिज्म को सपोर्ट करता था, तो ऐसे में USSR ने तुरंत ही क्यूबा की तरफ मदद का हाथ बढ़ा दिया। सोवियत यूनियन भर भर के क्यूबा को फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट देने लगता है। हालांकि क्यूबा से दोस्ती करने पर सोवियत यूनियन अपना ही फायदा देख रहे थे। क्यूबा एक छोटा सा देश था जिसे अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करना काफी जरूरी हो गया था। इसलिए क्यूबा के प्राइम मिनिस्टर फिडेल कैस्ट्रो जुलाई 1962 में निकिता क्रुश्चेव के साथ भविष्य में अमेरिकी आक्रमण को रोकने के लिए एक सीक्रेट अग्रीमेंट करते हैं और USSR को अपने यहाँ न्यूक्लियर मिसाइल्स को डिप्लॉय करने पर सहमत हो जाते हैं। इन्हीं दिनों अमेरिका ने USSR के नजदीक बसे टर्की और इटली में अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स इंस्टॉल कर दिए थे। ये दोनों ही देश USSR के काफी करीब बसे हुए थे और USA इनका फायदा उठाकर USSR पर कभी भी अटैक कर सकता था। ऐसे में सोवियत लीडर निकिता क्रुश्चेव ने USSR पर टारगेटेड अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स के बदले और अपने देश की न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्यूबा में मिसाइलें भेजने का प्लान बनाया।
निकिता क्रूशेव क्यूबा में मिसाइलों की तैनाती को अमेरिका के साथ एक लेवल प्लेइंग फील्ड के तौर पर देखते हैं। क्यूबा के ऊपर अमेरिका ऑलरेडी 1961 में फेल्ड बे ऑफ पिग्स इन्वेजन कर चुका था, इसीलिए कैस्ट्रो क्रूशेव के इस मिसाइल डिप्लॉयमेंट को अमेरिका की फर्दर एग्रेशन को रोकने के रूप में देखता है। इसका नतीजा ये होता है कि 1962 में सोवियत यूनियन अपनी एलाइड कंट्री क्यूबा की सुरक्षा के लिए क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स को तैनात कर देता है। ये खबर अमेरिका को जरा भी रास नहीं आती, क्योंकि यूएस के लिए क्यूबा में मिसाइल इंस्टॉलेशन एक थ्रेट बनकर उभरता है और अब तक जो सुप्रीमेसी सिर्फ अमेरिका के पास थी, उसका यूएसएसआर के कंट्रोल में होना अमेरिका के लिए एक खतरे की घंटी बन जाती है। क्यूबा में सोवियत न्यूक्लियर मिसाइल के डिप्लॉयमेंट को कंफर्म करने के लिए 14 अक्टूबर 1962 को एक अमेरिकी U-2 स्पाई प्लेन क्यूबा के ऊपर से गुजरते हुए सोवियत SS-4 मीडियम रेंज बॉलिस्टिक मिसाइल को असेंबल करता फोटो खींचता है। 16 अक्टूबर 1962 को अमेरिकन प्रेसिडेंट केनेडी अपने एडवाइजर्स एंड ऑफिशियल्स को बुलाते हैं और एक एग्जीक्यूटिव कमेटी को फॉर्म करते हैं, जिसे एक्सकॉम के नाम से जाना जाता है, जिसका काम केनेडी को क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पर एडवाइस देना था। केनेडी और एक्सकॉम ये डिटरमाइन करते हैं कि क्यूबा में सोवियत मिसाइलों की उपस्थिति अनएक्सेप्टेबल है और यही से क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की शुरुआत हो जाती है। 13 दिन चले इस क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान पूरी दुनिया न्यूक्लियर वॉर के वर्ष पर खड़ी हो गई थी। जॉन एफ कैनेडी सोवियत यूनियन को रोकने के लिए अमेरिकन नेवी से क्यूबा के अराउंड नेवल ब्लॉकेड करने के ऑर्डर देते हैं। इस प्लान के तहत क्यूबा के चारों ओर यूएस नेवी नेवल ब्लॉकेड कर देता है और सोवियत यूनियन के वेपन सप्लाई को क्यूबा में आने से रोक देता है। 22 अक्टूबर 1962 को जॉन एफ कैनेडी टीवी पर आते हैं और अमेरिकन पब्लिक को एड्रेस करते हुए बताते हैं कि क्यूबा में सोवियत मिसाइल्स पाई गई है, जिसके जवाब में अमेरिका ने नेवल क्वारंटाइन का सहारा लिया है। यहाँ ब्लॉकेड की जगह अमेरिकन प्रेसिडेंट चालाकी से क्वारंटाइन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नेवल ब्लॉकेड करना भी एक्ट ऑफ वॉर का हिस्सा होता है। इसीलिए अमेरिका खुद वॉर की शुरुआत नहीं करता, लेकिन नेवल क्वारंटीन के साथ ही ये देश जंग की तैयारी में जुट जाता है। अमेरिका की पूरी मिलिट्री को वॉर के लिए रेडी रहने के ऑर्डर्स मिल जाते हैं। अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डेफकॉन 3 अलर्ट घोषित कर देता है। इसके तहत मिलिट्री को 5 लेवल पर वॉर के लिए तैयार रहने के ऑर्डर्स मिलते हैं, जिसमें लेवल 1 का मतलब मैक्सिमम लेवल ऑफ अलर्टनेस समझा जाता है, जिसे 23 अक्टूबर 1962 को स्ट्रेटेजिक एयर कमांड और एयर डिफेंस कमांडर्स मिलकर डेफकॉन 2 कर देते हैं। अब दुनिया की नजरें अमेरिका पर होती है, क्योंकि डेफकॉन 2 से जाहिर हो जाता है कि अमेरिका वॉर करना चाहता है और वह सोवियत यूनियन पर मिसाइल अटैक की तैयारी कर रहा है। 24 अक्टूबर 1962 को सोवियत के लीडर निकिता क्रूशेव अमेरिका के एक्शंस पर रिएक्ट करते हुए ये साफ कर देते हैं कि इस तरह का नेवल ब्लॉकेड करना एक्ट ऑफ अग्रेशन है और इससे सोवियत यूनियन अपनी नेवल शिप विड्रॉ नहीं करने वाला। शिप अपनी तय डायरेक्शन में आगे बढ़ती रहेंगी और होता भी ऐसा ही है। जैसे जैसे सोवियत नेवल शिप्स कैरेबियन सी में यूएस नेवी शिप्स के करीब पहुंचती है, दुनिया की सांसें थम जाती है। लोग ये मान लेते हैं कि किसी भी वक्त वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ सकती है। 25 अक्टूबर 1962 को CIA को पता चलता है कि क्यूबा में सोवियत यूनियन की न्यूक्लियर मिसाइल्स अब ऑपरेशनल हो चुकी है। गुस्से में जॉन एफ कैनेडी नेशनल सिक्योरिटी एक्शन मेमोरेंडम 199 को इशू करते हैं, जिससे अमेरिकन न्यूक्लियर हथियारों को लोड कर स्ट्राइक के लिए तैयार कर दिया जाता है। 26 अक्टूबर 1962 को अमेरिका डिसाइड कर लेता है कि वह क्यूबा को इन्वेड करेगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑर्डर देते हैं कि क्रैश प्रोग्राम की तैयारी की जाए। हालांकि इस दौरान हर दिन जॉन एफ कैनेडी और निकिता क्रूशेव बातचीत में लगे रहते हैं। जंग की गर्मा गर्मी के बीच वहां मिलिट्री वॉर के लिए तैयार होती है। वही निकिता क्रूशेव और जॉन एफ कैनेडी के बीच डिप्लोमेटिक टॉक्स भी जारी रहती है। निकिता यूएस प्रेसिडेंट को लेटर भेजते हैं और उनके सामने ये ऑफर रखते हैं कि अमेरिका क्यूबन वाटर्स से नेवल ब्लॉकेड हटा दे और प्रॉमिस करे कि वो कभी भी क्यूबा को इन्वेड नहीं करेगा, तो सोवियत यूनियन क्यूबा से न्यूक्लियर मिसाइल्स हटा लेगा। साथ ही फिडेल कैस्ट्रो भी क्यूबा में किसी भी तरह का ऑफेंसिव वेपन नहीं रखेंगे। इसके साथ ये भी डिमांड की जाती है कि अमेरिका को सोवियत यूनियन के पड़ोसी देश टर्की और इटली से अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स हटानी होगी। ये ऑफर निकिता क्रूशेव की तरफ से 2 बार दिया जाता है।
लेकिन इसके पहले कि अमेरिका का कोई जवाब आता, 27 अक्टूबर 1962 को एक अमेरिकन U-2 स्पाई प्लेन क्यूबन एयर स्पेस में घुस जाता है। क्यूबन रेडार अमेरिकी स्पाई प्लेन को डिटेक्ट करते हैं और सोवियत एंटी एयर मिसाइल्स के ग्राउंड कमांडर क्रेमलिन के ऑर्डर के अगेंस्ट जाकर इस प्लेन को शॉट डाउन करने में जरा भी वक्त नहीं लगाती। इसका नतीजा ये निकलता है कि प्लेन में बैठे अमेरिकन पायलट रुडोल्फ एंडरसन की मौत हो जाती है। एक्सकॉम मान लेती है कि ये ऑर्डर सोवियत यूनियन की तरफ से आया है और वो जंग की शुरुआत कर चुके हैं। पायलट की जान जाने से अमेरिका में तहलका मच जाता है। जनता सरकार से एक सीरियस मिलिट्री एक्शन की डिमांड करती है और जॉन एफ कैनेडी पर मीडिया प्रेशर भी बिल्डअप होने लगता है। अमेरिकन्स अभी अपनी मिलिट्री रिस्पॉन्स के लिए डिबेट कर ही रहे होते हैं कि वहीं दूसरी ओर एक बड़ी घटना पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वॉर के करीब ले जाती है। सोवियत सबमरीन B-59 को अमरीकियों के द्वारा क्यूबन वाटर्स में क्वारंटीन जोन के पास ट्रैक किया जाता है। सोवियत के फॉक्सट्रॉट क्लास B-59 सबमरीन अमरीकी नेवी से बचने के लिए क्यूबा के इंटरनेशनल सी वाटर की गहराई में खामोशी से चल रहा था, लेकिन इसकी बैटरियां लगभग खत्म हो चुकी थी। सोवियत की ये सबमरीन 10 किलोटन न्यूक्लियर टॉर्पीडो से लैस थी, लेकिन अमेरिका को जरा भी अंदाजा नहीं होता है कि उसमें न्यूक्लियर मिसाइल इंस्टॉल्ड है। बैटरीज को रिचार्ज करने के लिए सबमरीन के क्रू सबमरीन को सरफेस के ऊपर लाते हैं। सबमरीन के सरफेस पर आते ही 2 अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स उनकी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर सबमरीन के कैप्टन एक इमरजेंसी क्रैश डाइव के लिए कहते हैं और ठीक 1 मिनट बाद पनडुब्बी समुंदर की गहराई में चली जाती है। सबमरीन को सबमर्ज होता देख अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स उन पर डेप्थ चार्जेस से हमला करना शुरू कर देते हैं। इस तरह के लो इंटेंसिटी के एक्सप्लोसिव चार्जेस का उपयोग पनडुब्बी को सिग्नल देने के लिए किया जाता है ताकि वो सरफेस पर आ जाए। यहाँ पर भी अमेरिकन नेवी का एम सबमरीन को डिस्ट्रॉय करना नहीं था, बल्कि इसे सरफेस पर आने के लिए सिग्नल देना था। हालांकि सोवियत क्रू को यह नहीं पता था कि अमेरिकन नेवी डेप्थ चार्जेस से हमला कर रहा है। मामला बद से बदतर तब बन जाता है जब शिप पर हमला होते समय सबमरीन का मॉस्को के साथ रेडियो कम्युनिकेशन टूट जाता है और कैप्टन वैलेंटाइन सावित्स्की अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों देशों के बीच वॉर स्टार्ट हो चुकी है। B-59 सबमरीन को क्यूबा जाने से पहले उनके कैप्टन्स को स्पेसिफिक ऑर्डर दिया गया था कि वॉर ब्रोक आउट होने पर अगर वो सोवियत कमांड से कम्युनिकेशन लॉस्ट कर जाते हैं तो वो अमेरिकी टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी किया जाना चाहिए जब सबमरीन के ऑल 3 कमांडिंग ऑफिसर्स इस बात पर सहमत हो कि न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करने की जरूरत है। अमेरिकन नेवी उसकी पनडुब्बी के चारों ओर डेप्थ चार्जेस से हमला कर रहे थे। वैलेंटाइन सावित्स्की को अमेरिकन नेवी के हमले से ऐसा लग रहा था जैसे अमरीकियों को B-59 के बारे में पहले से ही पता है, लेकिन वो उनको ठीक ठीक पता नहीं लगा पा रहे हैं। खुद को और अपने क्रू को अधिक समय देने के लिए सावित्स्की ने पनडुब्बी को और भी अधिक गहराई तक गोता लगाने का आदेश दिया। अब B-59 पानी के भीतर इतने डीप में थी कि वो मॉस्को के साथ रेडियो कम्युनिकेशन भी नहीं कर सकते थे। एयर कंडीशनिंग खराब हो जाने के कारण सबमरीन का टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर चला गया था। क्रू मेंबर्स लगातार इंटेंस हीट और थकावट से बेहोश हो रहे थे। पनडुब्बी के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा था। ऐसी स्थिति में सावित्स्की ने अपना मन बना लिया था कि अब उन्हें अमेरिका के खिलाफ न्यूक्लियर टॉर्पीडो को लॉन्च कर देना चाहिए। सावित्स्की श्योर नहीं थे कि सोवियत एंड अमेरिका के बीच वॉर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन उनके ऊपर डेप्थ चार्जेस से हो रहे हमले के कारण उन्हें इतना तो इंडिकेशन मिल रहा था कि बाहर जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छा नहीं हो रहा है। वो अपने न्यूक्लियर टॉर्पीडो को लॉन्च करने का जोखिम उठाने को तैयार थे, भले ही इसके कारण न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो जाए। वो कहते हैं कि हम यूएसए को ब्लास्ट कर देंगे, भले ही आज हम सब मारे जाए, लेकिन यूएसए को डुबा देंगे। हमें शान की मौत मंजूर है, कम से कम हम अपने देश को शर्मिंदा तो नहीं होने दे सकते। लेकिन वॉरहेड को एक्टिव एंड फायर करने से पहले उन्हें अभी भी अन्य 2 ऑफिसर्स, पॉलिटिकल ऑफिसर इवान सेमेनोविच मैस्लेनिकोव और कमांडर ऑफ द सबमरीन वासिली आर्किपोव की सहमति की आवश्यकता थी। इवान सेमेनोविच मैस्लेनिकोव ने न्यूक्लियर टॉर्पीडो को लॉन्च करने की परमिशन दे दी थी, लेकिन उसी सबमरीन के कैप्टन वासिली आर्किपोव, जो मात्र 36 साल का ऑफिसर था, उसने अपना कंसेंट नहीं दिया। उन्होंने अपने कैप्टन को कहा कि जरूरी नहीं कि यह बॉम्बिंग वॉर की वजह से हो रही हो, ऐसा भी हो सकता है कि इस बॉम्बिंग का कारण कुछ और हो। ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिकन नेवी हमें सरफेस पर आने के लिए सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि इस सबमरीन का बाहरी दुनिया से कम्युनिकेशन कट ऑफ हो गया है। तो ऐसी स्थिति में बाकी के कैप्टन ने इनकी बात मानकर न्यूक्लियर अटैक नहीं किया।
कैप्टन वासिली आर्किपोव के इस कूल हेडेड डिसीजन की वजह से क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की सबसे फेटल मिस्टेक होने से बच गई। वासिली की यही समझदारी एक बड़ी घटना को होने से टाल देती है। इसके बाद B-59 सबमरीन सरफेस पर आई और वापस क्यूबा के रास्ते यूएसएसआर की तरफ लौट गई। हालांकि वासिली आर्किपोव ने दुनिया को खत्म होने से तो जरूर बचा लिया था, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ ही क्यों। इसकी एक डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जिसे आप देख सकते हैं। इसके बाद 28 अक्टूबर 1962 को सोवियत लीडर पब्लिकली क्यूबा से अपनी मिसाइल विड्रू करने के फैसले को एक्सेप्ट कर लेते हैं। रेडियो मॉस्को पर उनके मैसेज को ब्रॉडकास्ट किया जाता है, जिसमें वो साफ कहते नजर आते हैं कि सोवियत यूनियन ने अमेरिका की डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया है और इसीलिए अब सोवियत यूनियन क्यूबा से अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स विड्रू करने के लिए रेडी है। इसी के साथ अमेरिका वादा करता है कि अब वह कभी भी क्यूबा पर अटैक नहीं करेगा। साथ ही अमेरिका क्यूबा से नेवल ब्लॉकेड को भी हटा देता है और उसके कुछ दिन बाद सीक्रेटली टर्की और इटली से न्यूक्लियर मिसाइल्स को भी रिमूव कर लेता है। फ्यूचर में इस तरह की न्यूक्लियर वॉर की सिचुएशन पैदा ना हो, इसके लिए भी 1963 में दोनों देश लिमिटेड न्यूक्लियर बैन ट्रीटी पर साइन करते हैं।